डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। देखो ये जो चीज थी ये आपकी लास्ट क्लास में डेराइव हो चुकी थी, ये फॉर्मूला। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वॉल्यूम, कुछ कांस्टेंट है यहाँ पर, तो वो पी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ इस डेल्टा एच को कुछ लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सभी को पता है इसके बारे में। डेल्टा यू भी कुछ ना कुछ होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और यहाँ प्लस पी डेल्टा वी जो है वो एज इट इज है। तो ये आपका एक और फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक दो और ऐसे करते 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 कई फॉर्मूले हो चुके हैं। मैं शुरुआत से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड फॉर्मूला था। अच्छा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था, ये एक फॉर्मूला था। और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और ये फॉर्मूला था। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच मैंने बताया था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साथ रखने आपको सभी फॉर्मूले, अगर आपने नोट्स स्टेप बाय स्टेप बनाए तो बहुत बढ़िया है। लास्ट जो नोट्स हैं आपके, उनसे अप टू डेट नोट्स इस बार हमारे बनने वाले हैं, ठीक है ना। उससे यानी बहुत बढ़िया नोट्स जो है, हर साल जो अपडेट होते हैं नोट्स, वो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा अच्छे होते हैं। अब जैसे इस साल जो आज की क्लास में आप देखोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पिछले नोट्स में मिलेंगे ही नहीं। ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में हम यहाँ तक आगे थे, क्या तक, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। अब ध्यान से सुनना, देखो डेल्टा एच, यहाँ पर अगर मैं इस पीवी के लिए अगर मैं बोल दूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आप कहोगे यस, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी कांस्टेंट है, इसके आगे तो 1 या 2 नहीं लगा सकते, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो ये PV1 इज इक्वल टू आर, हमेशा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, तो ये N1, या ये भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से PV2 इज इक्वल टू N2RT, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यहाँ लिखूं 2 माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका PV2 माइनस PV1, इस तरीके से PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2RT माइनस में N1RT, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट है P, तो V2 माइनस V1, और यहाँ कांस्टेंट है आपका RT, तो ये हो जाएगा आपका N2 माइनस में N1, ठीक है। दिस इज योर P। अब बताओ V2 माइनस V1 क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। ये क्या होता है, डेल्टा NRT, ठीक है ना, NRT। तो जहां भी आपका P डेल्टा V है, वहां आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा NRT। अब डेल्टा NRT कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे। और ऐसा करने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सामने आता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में इस P डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डेल्टा NRT। तो डेल्टा NRT, और ये जो अब फॉर्मूला आया हमारा अगला, ये अब तक के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक चीज मैं स्पेशल हाईलाइट करके लिखवा रहा हूँ, बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि N के आगे ये G क्यों होता है, हमेशा डेल्टा NGRT ही क्यों आता है। तो देखो एक बार ध्यान से, NGRT का रीजन क्या है। देखो, कभी भी आप किसी भी इक्वेशन में लिखते हो, जैसे कार्बन जो कि सॉलिड फेज है, ऑक्सीजन जो कि गैस फेज है, विल गिव यू CO2 जो कि गैस फेज है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि डेल्टा NG निकाल के दिखाओ, क्या आएगा। तो डेल्टा NG होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 1 है, तो 1 लगा दो। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, देखो ये रहा 1 है, ये 1 है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, 2 लगाएंगे, लेकिन नहीं, 1 लगेगा। अब समझो क्यों।
हमेशा गैस फेज ही लेने होते हैं, गैस फेज, ये गैस फेज है, ये गैस फेज है, सॉलिड फेज कभी भी नहीं लेते हम। इसलिए जी रिप्रेजेंट करता है फॉर द गैस फेज। तो यहाँ पर 1 - 1 जो भी आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। तो डेल्टा एन जी रिप्रेजेंट, अगर मैं कहूँ डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक और फॉर्मूला ऐड हो गया। तो ये 1 2 ठीक है 3 4 5 6 फॉर्मूले ऐड हो गए यहाँ पे। और इनको आपको स्पेशल ध्यान में रखना है, डेरिवेशन एग्जाम में ना के बराबर होती है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि ये चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में इतना ज्यादा कुछ है एग्जाम में एग्जामिनर्स को देने के लिए कि ये वो इनको इग्नोर कर देते हैं। आपको बस ये है कि अपने नोट्स में लिखते रहना है आगे की प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, तो अभी हमारे पास इतना सब कुछ हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े खास हैं और एग्जाम में आते हैं, तो एक एक करके उन पे ना पूरी तरह फोकस करते हैं। शुरुआत होती है इस क्वेश्चन से जो एनसीईआरटी में नहीं है, आपके नोट्स में ये मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, ताकि आपको ना थोड़ा थोड़ी प्रैक्टिस होने लगे कि वो वर्डिंग कैसे देंगे। डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी नहीं, एंथैल्पी चेंज, इसे भी डेल्टा एच बोलते हैं। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी उन्होंने, N2 गैस फेज है, 3H2 गैस फेज है, and will give you 2 ammonia, ये भी गैस फेज है, and the popular reaction known as Haber process for the production of ammonia। अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं क्या, हैबर प्रोसेस। ठीक है, ये हैबर प्रोसेस है और इसके लिए डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन दिस इज कितनी दे रखी है, -92.38 किलो जूल, ये दे रखी है एट 298 केल्विन। हालांकि ये रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे बोलते हैं 298 केल्विन। व्हाट इज डेल्टा यू, डेल्टा यू फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, अब हमारे पास कई चीजें दिमाग में घूमेंगी फॉर्मूले से रिलेटेड, लेकिन कौन सा फॉर्मूला आप एक्यूरेट लगाओगे उन 5 फॉर्मूले में से जो अभी अभी हुए हैं। ठीक है, डेल्टा एच गिवन है एंड डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू से रिलेटेड दिमाग में आए तो फॉर्मूले यार ये भी आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बट यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम का कोई जिक्र है ही नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ प्रेशर वॉल्यूम कहाँ है, कुछ है ही नहीं। बट अगर हम इस फॉर्मूले की तरफ से लें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या था, प्लस डेल्टा एनजीआरटी, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर दे रखा है, आर सभी को पता है गैस कांस्टेंट होता है, जी जो है वो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, तो हमारा आंसर यहाँ से आ सकता है। ठीक है, चलो एक एक करके वैल्यू लिखते हैं। डेल्टा एच क्या लिख दी, ये सारी वैल्यू लाइन में लिख दिया करो ताकि आपके आंसर कभी गलत हो ही ना। किलो जूल, ओके, डेल्टा यू हैव टू फाइंड आउट, डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा डेल्टा एन जी जो कि होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। रेज योर हैंड, क्या आंसर आएगा डेल्टा एन जी का इस इक्वेशन से रिलेटेड। डेल्टा एन जी का क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 2, क्या बात है। यस नितेश बताइए क्या आंसर आएगा, -2। वेरी गुड, ये -2 आएगा। बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर 2, माइनस में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में क्या है 1 और 3 और 1 4, तो ये 4 इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, ये आपका डेल्टा एन जी आया है, डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 आई है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं आर की वैल्यू। आर की वैल्यू तो पूरे थर्मोडायनेमिक के लिए मैं बता दूं 8.314। क्यों, इसमें कोई गैस का अलग से जो प्रेशर है वो होगा ही नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में ही देख लो यार तुम, गैस का कोई प्रेशर था ही नहीं। क्या दे रखा है कोई प्रेशर, बार, एटीएम, कुछ भी नहीं।
तो आपको यहाँ बिल्कुल बिंदास 8.314 जो कि मोस्टली 90% क्वेश्चन में लिखा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, क्या जूल पर केल्विन पर मोल। कई स्कूल तो इसको गिवन भी दे देंगे। ठीक है, आगे हो गया टेम्परेचर की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है 298 केल्विन। तो अब आप इन सभी वैल्यूज से, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन क्या मतलब होता है, एक ही फॉर्मूला यूज करो और आंसर आ गया। कई होते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन, उसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। इनडायरेक्ट में 2 फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत खास होते हैं। बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन देखो, जबकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, बट ये क्वेश्चन आपका केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 2 या 3 बार सेशन एंडिंग में आया है ये। ठीक है, तो डेल्टा एच है आपकी वैल्यू क्या, अगर यहाँ हम पूरी वैल्यू में अगर लिखूं, ये हो गया 92.38 डेल्टा यू फाइंड आउट करना, डेल्टा एन जी -2 है, आर 8.314 है और टेम्परेचर 298 है। इस पूरी लाइन में एक गलती है, फाइंड आउट करके दिखाओ क्या है वो गलती। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस लाइन, फाइंड आउट करके बताओ क्या गलत है, क्या चीज ऐसी है जो गलत है, एंड रेज योर हैंड। क्या बात है नितेश, करत करत अभ्यास, वाह। अगेन नितेश बताइए। भी आपने डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव ली है शायद। भाई वो तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। देवेश क्या बात है, बताइए। सर ये डेल्टा एच किलो जूल में था, आपने जूल में नहीं बदला। वेरी गुड, ये है एक्यूरेट आंसर। देखो ये किलो जूल है और ये जूल है, ये ब्लंडर मिस्टेक है। अगर इसे आप जितनी जल्दी उसके, हालांकि मैं इतने न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो बच्चे सिर्फ क्लास में भी बैठे रहेंगे ना, वो उनको भी हैबिचुअल हो जाएगी, उनको इतनी हैबिचुअल हो जाएगी, अच्छा अच्छा ये वहां है, ये वहां है, वहां है। ठीक है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 92,380 जूल। ठीक है ना, ये भी जूल में है, तो वैल्यू यहाँ पर लेनी चाहिए थी कितनी, जूल में। यानी एक्यूरेट जो वैल्यू है यहाँ पे वो होनी चाहिए थी क्या, 92,380। ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू बाय द कैलकुलेशन। ठीक है, तो डेल्टा यू यहाँ से आती है -87,425 जूल, एंड किलो जूल में बदलोगे तो 87.425 किलो जूल। दिस इज योर परफेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर इन किलो जूल। आपका डेल्टा यू फाइंड आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा यू फाइंड आउट हो गया, डायरेक्ट रिलेशन था। आगे क्लास में हम और भी कई ऐसे रिलेशन पढ़ेंगे जो बहुत वैल्यूएबल होंगे। आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 6.5 चेक करते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 6.5, ओके ये एक्सरसाइज है, तो भाई प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अगर समझोगे तो आसान है, नहीं तो भाई इसको ना रट रट के पागल हो जाओगे, लेंथ ही लगेगा बहुत ज्यादा। कूल डेल्टा एच वेपराइजेशन 6.5 6.6, और ये है आपकी प्रॉब्लम 6.5। ये देखो प्रॉब्लम, अगर इसकी पूरी डिटेल अगर मैं निकालूं तो ये क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कूल में भी आया है, और एक बार इसका सेकंड पार्ट एक नॉन गवर्नमेंट दामान पब्लिक स्कूल ने दिया था। इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज, मोलर एंथैल्पी चेंज क्या होती है, डेल्टा एच होती है। बस ये लगा लो डेल्टा एच, ये 1 मोल गैस की एंथैल्पी है, 1 मोल वेपर की एंथैल्पी है। ठीक है, वेपराइजेशन 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार इतना 100, और ये आपका किलो जूल में वोल, ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई आपकी। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, तो इन्होंने सिर्फ एक ही पोर्शन पूछ दिया। अच्छा दूसरा पोर्शन भी है, व्हेन 1 मोल वाटर इज वेपराइज एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखना जरा ध्यान से इसी क्वेश्चन को 6.5, क्या पानी है, वेपराइजेशन कब होगा, जब ये लिक्विड होगा, और लिक्विड से पानी क्या हो जाए, गैस में चला जाए। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं वाटर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार कितना, वो दे रखा है आपका, यानी डेल्टा एच आपका दे रखा है कितना, +41 किलोजूल पर मोल। अब ये वैल्यू प्लस में क्यों है, सोचने वाली बात है। ये वेपराइज कब होगा, जब आप इसमें बाहर से क्या दोगे, हीट, ठीक है ना, आप हीट प्रोवाइड करोगे तब ये जाके वेपराइज होगा, तो इसलिए वैल्यू प्लस में। माइनस वैल्यू इंडिकेट करती है कि हीट रिलीज हुई है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से रेज योर हैंड, डेल्टा एन जी क्या आएगा, रेज योर हैंड, डेल्टा एन जी, एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड। शीतल बताइए, शीतल बताइए। डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आएगी। 1 करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो कह रहा है नंबर मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब जिन बच्चों को पता नहीं होगा वो तो बेचारे यहाँ 1 -1 करके 0 निकाल देंगे, लेकिन लिक्विड फेज तो लेते ही नहीं ना, क्या लेंगे, जी इंडिकेट गैस फेज, तो 1 - 0 1, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी 1। और यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ टेम्परेचर को, तो दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, जो हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर होगा डेल्टा एच, डेल्टा एन जी भी होगी, डेल्टा एच भी पता लगी, ये पता लगी, आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू होगी आपकी। और नंबर ऑफ मोल वो तो निकल ही गए, आर टी टेम्परेचर भी हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच माइनस में डेल्टा एन जी आर टी। फिर से वही ब्लंडर मिस्टेक, आर की वैल्यू यहाँ जूल है, यहाँ किलो जूल है, तो इसको सही कर लेना, क्या प्लस 41,000 जूल पर मोल, ये आ जाएगी। तो ये आ गया आपकी 41,000 माइनस में डेल्टा एन जी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे आर 8.314, टेम्परेचर है 373, और इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, देन योर डेल्टा यू विल बी, तो डेल्टा यू जो आएगी, यहीं से देख लेते हैं, डेल्टा यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 37,904, 37,904 जूल पर मोल, जिसे हम किलो जूल में बदलेंगे तो 37.904 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से ये आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी वही डायरेक्ट रिलेशन बोलूंगा मैं इसको, थोड़ा इनडायरेक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि कई बच्चों को ना यही नहीं पता कि वेपराइजेशन किसे कहते हैं। तो 3 चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। नंबर 1 वेपोराइजेशन, नंबर 2 कंडेंसेशन, नंबर 3 सब्लीमेशन। चलो बताओ, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे इन तीनों में से, रेज योर हैंड। डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए तो, यस लक्ष्य बताइए। भैया सब्लिमेशन। और अगर गैस से सॉलिड हो जाए तो, लक्ष्य गैस से सॉलिड हो जाए तो, चलो रेज योर हैंड, गैस से सॉलिड हो जाए तो, अर्णव बताइए। तब भी सब्लिमेशन होता है। वेरी गुड, तब भी सब्लिमेशन, चाहे वो सॉलिड से गैस हो या गैस से सॉलिड हो, वो हर दोनों केस में क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। कंडेंसेशन जो है वो क्या होता है, गैस से लिक्विड में होने को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना, गैस से लिक्विड में। वेपराइजेशन जो होता है वो लिक्विड से गैस में चेंज करने को बोलते हैं, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, ठीक है ना। एक लास्ट पूछ रहा हूँ, बताना एक बार, अगर कोई लिक्विड से गैस, ये इसका उल्टा हो गया, अगर कोई लिक्विड से सॉलिड हो जाए तो क्या बोलोगे, रेज योर हैंड। लिक्विड से सॉलिड, देवेश, अर्णव बताइए। लिक्विड से सॉलिड हो जाए तो, फ्रीजिंग। नहीं भाई, अपूर्व बताइए।
लिक्विड से सॉलिड हो जाए तो मेरा भी फ्रीजिंग था। फ्रीजिंग ही था। फ्रीजिंग के अलावा और किसी का? शीतल बताइए। लिक्विड से सॉलिड, सेम था। फ्रीजिंग। सभी का फ्रीजिंग था। नहीं भाई, इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सर मैंने नहीं बोला, मतलब अच्छा, चलो। वेपराइजेशन 4 चीज होगी, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। और ये न्यूमेरिकल भी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल था, ये भी आसान था। खत्म। अपनी लिस्ट में फिर से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और ये दोनों खत्म हो गए। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी का 6.1 ये कुछ लिस्टेड क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। ये 6.1 है। क्वेश्चन क्या है? यूज द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको करेक्ट बताना है। ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी यूज अंडर विच 1, 2, 3 एंड 4। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन जिसे पता होगी, बहुत जल्दी आसानी से इसका आंसर बता सकता है वो। स्टेट फंक्शन के हिसाब से कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी बेटर है इसमें? यस निखिल बताइए। ये सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड होता है, सॉरी, जो स्टेट पर डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड नहीं होता? वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता। इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ ऑफ सिस्टम। ठीक है ना? तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता यार। सेकंड ऑप्शन एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ ऑफ सिस्टम किस पे डिपेंड होता है? ओनली स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना? सिर्फ स्टेट पे डिपेंड हो, पाथ पे डिपेंड नहीं हो। वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना? ये सारे स्टेट फंक्शन है। नंबर 2, फॉर द प्रोसेस टू ऑकर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक, देखो यही सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो नैरो माइंड बच्चे होते हैं वो बेचारे सोचते हैं कि ओपन सिस्टम मुझे समझ में आ गया और मैं बहुत ज्यादा लक्की हूँ। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम आसान है। जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्जाम में बहुत आते हैं वो इस कलर से मैंने आपको लिख के दिखा दिए। एक आइसोलेटेड, एक एडियाबैटिक, एक स्टेट फंक्शन, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसे हैं जो आपको डेफिनेशन की फॉर्म में दिखाई देंगे ही देंगे। तो एडियाबैटिक कंडीशन कौन सी होती है? चूज वन ऑप्शन। बहुत आसान है, डेफिनेशन में फिर से आंसर छुपा हुआ है। एडियाबैटिक कंडीशन। यस देवेश बताइए। एडियाबैटिक कंडीशन। सर फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, और नितेश आप बताइए एडियाबैटिक कंडीशन। भैया थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। फिर से याद करो, हीट चेंज, मैं फिर लिख ही देता हूँ। हीट चेंज, देयर इज नो हीट चेंज, यानी हीट चेंज हमेशा 0 रहती है। ठीक है ना? तो W को, सॉरी Q को बोलते हैं हीट। तो हीट 0 इसका मतलब एडियाबैटिक कंडीशन। डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। ये भी ऊपर वाली भी डेफिनेशन थी, कुछ नहीं। ये एक डाउट है। रेज योर हैंड। किसका डाउट है? निखिल बताइए। भैया चेंज के लिए तो डेल्टा भी होना चाहिए साथ में। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन कभी भी, अब एक बात अभी ये उठी गई है, ये बात तो मैं बताता हूँ। कभी भी अब डेल्टा क्यू को देखोगे तो ये डेल्टा क्यू आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हीट है वो एंथैल्पी चेंज वगैरह वगैरह में हर किसी में हो जाएगी, लेकिन इसके आगे नहीं होगी। आपकी हीट चेंज फॉर द प्रोसेस, या फिर कह लो कि इसकी डेफिनेशन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। डेफिनेशन हीट चेंज एडियाबैटिक के लिए, और जो डेफिनेशन है वो साफ एक ही जिक्र करती है, उसका नाम है
Adiabatic process. Adiabatic, the process in which system does not exchange heat with surrounding. हाँ बिल्कुल, तो does not exchange heat with surrounding, heat change की जरूरत पड़ी नहीं, खैर अब तो आर्ग्यूमेंट जीरो ही हो गया। does not exchange heat with surrounding यानी Q इक्वल टू जीरो, अब कोई जरूरत नहीं है, हीट चेंज की जरूरत लिखने की जरूरत है ही नहीं डेफिनेशन में। अच्छा, अब हम एक बार पहले ये कर लेते हैं, फिर ये भी करेंगे, ये थोड़ा लॉजिकल है। डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन इज दिस। कंबशन ऑफ मीथेन का मतलब है जैसे CH4 मीथेन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से कंबस्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, CO2 और H2O। ये तो कुछ भी नहीं, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, मैं कह रहा हूँ किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप हीट करते हो तो दो ही चीज निकलती हैं, CO2 और H2O। तो ये हो गया आपका, बैलेंस करेंगे तो 2 है C, और ये आपका पूरा प्रॉपर जो है वो कंबशन ऑफ मीथेन, दिस इज योर मीथेन, मीथेन है। और मैं आपको बोल दूं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, जो भी है किसी को भी अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करोगे या हीट करोगे तो आपकी दो चीज निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ये दो चीजें निकलती है। डेल्टा यू की वैल्यू अगर वो कह रहा है -x है तो बताओ डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। चलो थोड़ा सा करते हैं इसको ऑब्जर्व। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, अभी भी करा है हमने, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच की वैल्यू उन्होंने बोल दी कितनी है आपकी, -x है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, या फिर डेल्टा यू, हाँ डेल्टा यू दे रखा है -x है, तो डेल्टा यू लिख देते हैं हम, या तो ये तो सेम है, ये आ जाएगा अब -x और प्लस में डेल्टा NgRT ये। तो आपको बताना है कि अगर ये प्लस में वैल्यू है पूरी की पूरी NgRT, तो टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, R की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है ना। डेल्टा Ng कंडीशनल है, और इन्होंने जो रिएक्शन दी है वो क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन, जानबूझ के दिया पहले मीथेन ताकि आप डेल्टा Ng निकाल पाओ। बताओ, रेज योर हैंड, डेल्टा Ng क्या होगी। गैस गैस गैस, यहाँ पर भी जो H2 है वो गैस फेज में है, और ये भी गैस, क्योंकि वाटर वेपर निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा Ng 2 + 1 और माइनस में 2, तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से डेल्टा Ng जो है वो 1 है। अब ये 1 है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब बताओ डेल्टा H की जो भी वैल्यू आएगी और डेल्टा U की जो भी वैल्यू है, इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, डेल्टा H या डेल्टा U। अब रेज योर हैंड, निखिल बताइए कौन सा ग्रेटर होगा। ये डेल्टा एच, डेल्टा H ग्रेटर होगा। देखो जब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू जब माइनस वैल्यू के साथ ऐड होगी तो चाहे ज्यादा हो या कम हो, डेल्टा H जो है वो हमेशा माइनस, डेल्टा U क्या है, डेल्टा U तो क्या है, जस्ट -x है, ठीक है। और डेल्टा H क्या है, वो क्या है, -x प्लस डेल्टा NgRT, और सारी वैल्यू पॉजिटिव है तीनों। जाहिर सी बात है डेल्टा H तो ग्रेटर हो गया ना इससे, जो साफ सब दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटर आया है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आई है, स्मॉलर आई है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, हमेशा डेल्टा यू से ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में पहले बता देता हूँ क्या होता है। एसटीपी कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे एसटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो एसटीपी कंडीशन होती है, जिसपे टेम्परेचर 0 डिग्री माना जाता है, याद होगा आपको, प्रेशर 1 atm और वॉल्यूम आपका कितना 22.4 लीटर। तो एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट को अगर लोगे, जैसे कार्बन है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे हीलियम है, तो एक एलिमेंट की एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, 0, हमेशा 0 होती है। एंथैल्पी ऑफ सिंगल एलिमेंट, अगर
की बात की जाए तो। क्यों? क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो उसकी नेचुरल स्टेट है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे कार्बन है तो कार्बन भाई ऐसा का ऐसा रहेगा, ये ले लिया तो सीधा, कोई कार्बन के एटम है इसके अंदर सारे के सारे, कोई चेंज है ही नहीं। लेकिन अगर आपने कार्बन में ऑक्सीजन डाल दिया तो अब चेंज आ रहा है, यहाँ CO2 बनना है, यानी बॉन्ड फॉर्म हो गए, और जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ डेल्टा एच क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इस केस में डेल्टा अकेले के केस में जीरो, इसमें जीरो, लेकिन जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हुए तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और बॉन्ड तोड़ने होते हैं आपको तो एनर्जी देनी होती है। जैसे ये बॉन्ड है, आपको तोड़ना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी होगी तभी टूटेंगे। यहाँ डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। किस केस के लिए? डिसोसिएशन के लिए। और एसोसिएशन के लिए क्या होगा? नेगेटिव। ये खेल है इसका, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन, ये तो एक तरह से फैक्ट है। फैक्ट का मतलब है, इसको लिख लो, द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? हमेशा जीरो। और आगे चलते हैं, इसमें जितने भी हमारे टॉपिक जो टारगेट पे थे 1 2 3 4 ये तो हो गया खत्म। अब है इसका 13 पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। 13 पार्ट है और एक है 11 पार्ट, ये भी आज ही क्लास में करना है। और एक है इसका 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो तीसरा टारगेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ करेक्शन है जो मेरे को करवानी है इसमें। क्या? ये देखो, NCERT की मिस्टेक। यहाँ पर तो साइनामाइड सॉलिड स्टेट में दे दिया, और यहाँ ये साइनामाइड को क्या दे रहे हैं? गैस स्टेट में। तो क्या है ये? ब्लंडर मिस्टेक। ठीक कर लो इसको, इस स्टेट को चेंज करके क्या कर दो? सॉलिड स्टेट। और इससे कहोगे कितना फर्क पड़ेगा? तो यार पूरा डेल्टा NG अलग हो जाएगा, डिफरेंट। गैस ये लिक्विड है तो इसको हटाओ, एक और एक 2, माइनस में इसको माइनस करेंगे तो 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 माइनस में 3/2 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो डेल्टा NG आपकी 0.5 आ गई इन शॉर्ट। अब आगे डेल्टा U जो है वो गिवन है -742, तो मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ इसकी। डेल्टा U जो है वो गिवन है माइनस का 742.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये डेल्टा U आ गया आपका। ओके, टेम्परेचर जो है 298 है, टेम्परेचर 298 केल्विन। R की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी ये किलो जूल भी जूल में होगी। अच्छा, उसके अलावा डेल्टा NG अभी भी निकाली हमने। क्या? 2 माइनस में 3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 यानी 0.5 आ गया। अब सारी वैल्यू को देख के हमें क्या निकालना है? डेल्टा H निकालना है। तीसरा डायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन, कुछ खास था इसमें, तो ये रिएक्शन से डेल्टा NG निकालना खास था, इसीलिए गवर्नमेंट प्राइवेट कई स्कूलों ने इसको पूछा था। इस रिएक्शन की वजह से खास हो जाता है, सॉलिड स्टेट के आने की वजह से खास हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। तो गैस और ये सॉलिड है, ये भी नहीं लेंगे। ये देखो, तो यहाँ से अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा H जो कि होता है डेल्टा U प्लस में डेल्टा NGRT, ठीक है ना। अब इसको फाइंड आउट करके आपको दिखाना है कि आंसर क्या आएगा। टाइम वेस्ट ना हो तो मैं बताता हूँ। 742,700 ये हो गया, प्लस डेल्टा NG 0.5 है, R की वैल्यू 8.314 है, और टेम्परेचर है आपका 298। So the final answer you can calculate in joule per mole, and again you can convert it in kilojoule per mole. ये होमवर्क है, इसको छोड़ना मत किसी भी हालत में, ठीक है ना। दिस इज योर 6.8 NCERT, ठीक है ना, एक्सरसाइज 6.8। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो चीज है इम्पोर्टेंट तो है इम्पोर्टेंट, कुछ भी करने से वो इधर उधर तो होगी नहीं, वो है ही इम्पोर्टेंट। और देखो कारनामे 6.11 ये हमारी लिस्ट में है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का गेम यहीं पे ओवर है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी जलाने पर किसको? कार्बन को CO2। तो मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2, और डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है?
क्या बताया था मैंने, नेगेटिव आती है। तो मैं तुम्हें बता दूं ये रियल नेगेटिव वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड की, रियल। न्यूमेरिकल में पॉइंट इधर उधर हो सकता है, बट ये रियल है, -393.5 किलो। ये रियल वैल्यू है कार्बन की। अगर जलाओगे तो इतनी एनर्जी, इतनी एंथैल्पी, इतनी हीट रिलीज हो जाएगी। कैलकुलेट हीट रिलीज अपॉन, वो कह रहा है कि अगर हम 35.2 ग्राम को जलाते तो कितनी इसमें से हीट रिलीज होती। और ये कितना कितना जलाया, ये कोई बता सकता है ये कितना? वो पूछ रहा 35.2 ग्राम को जलाएंगे तो कितना हीट रिलीज होगी। तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि ये ऊपर वाली जो हीट रिलीज हुई है वो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को जलाने को हुई है? रेज योर हैंड, कितने ग्राम? क्या बात है भाई, इतने सारे आंसर। नितेश बताइए। भैया 44 ग्राम। 44 ग्राम। लक्ष्य आप बताइए। भैया 44 ग्राम। लक्ष्य आप कैसे बता सकते हो कि ये 44 ग्राम है, कैसे पता भैया लगा? इसका मोलर मास 44 ग्राम है और 1 मोल CO2 ये में देखो 44 ग्राम। वेरी गुड। देखो उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, इतनी हीट रिलीज होती है पर मोल। पर मोल का मतलब 1 मोल में। और 1 मोल अगर कोई आपसे कहे CO2 तो वो कितना होता है? 44 ग्राम। क्यों? मोल कंसेप्ट। मोल, स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम। स्मॉल एम इन मास इन ग्राम, कैपिटल एम मोलर मास। लिख दो मोलर मास 44 ग्राम पर मोल, ये 1 मोल है। तो एज यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, दिस इज 1 मोल एंड इज इक्वल टू, ये एम निकालना है, मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई करो इससे, मोल से मोल कैंसिल आउट, योर आंसर इज 44 ग्राम। इसीलिए आपने बहुत जल्दी बता दिया इसका 44 ग्राम। तो क्वेश्चन तो आसान हो गया यार। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ कंबशन ऑफ CO2 रिलीज। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे mycbseguide.com है या meritmation.com है, ये ऐसी साइट है जहाँ पर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो उसकी ही थोड़ी सी जो लैंग्वेज है मैं वही पिक करके चलूंगा ताकि एग्जाम में मार्क्स ना कटे। तो देखना इनकी एक्सप्लेनेशन, प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया है, एक्सप्लेनेशन देखना। हम कर रहे हैं 3.6.11 NCERT एक्सरसाइज, ठीक है। हमें करना क्या है? पहले तो रिएक्शन लिखनी है, प्लस O2 गैस फेज विल गिव यू CO2, ये भी गैस फेज है, ठीक है। यार ये एनोटेशन आज ऑफ नहीं करी क्या? ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। डेल्टा, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, हीट रिलीज जो भी है वो हीट रिलीज्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम CO2 इज इक्वल टू, कितनी हीट रिलीज हुई है? रेज योर हैंड, जल्दी से रेज योर हैंड। कि मैंने इस डेल्टा एच को हीट क्यों बोला? रेज योर हैंड। मैंने डेल्टा एच को हीट कैसे बोल दिया भाई? इतनी बड़ी हिम्मत। ओके, 2 आंसर आ गए हैं। और कोई? शीतल बताइए। क्योंकि सर इसमें जो है वो हीट रिलीज हो रही है, माइनस का साइन दिया हुआ है, और अगर प्लस होता है तो उसमें हीट नहीं हम तो डेल्टा एच तो एंथैल्पी होती है ना, मैं उसको हीट कैसे बोल सकता हूँ? लक्ष्य आप बताइए। भैया क्योंकि एंथैल्पी तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि एंथैल्पी ही कोई तो बोलते हैं यार, यही तो होती है हीट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सारी थर्मोडायनेमिक यही है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझते रहो। एक चीज को दूसरे नाम से कैसे बोल सकते हैं? ये जितनी भी डेल्टा एच होती है, डेल्टा यू होती है, इंटरनल एनर्जी, सब हीट है, बस इनमें कांस्टेंट वैल्यू कुछ और होती है। तो हीट एट heat release on the formation of 44 gram of CO2 is equal to this, then heat release for the formation of 1 gram of CO2 कितना हो जाएगा? सभी को पता है 393.5 divided by 44।
एंड हीट रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कितना 35 पॉइंट कितना दे रखा है इसमें 2, क्वेश्चन में दे रखा है 35.2 ग्राम। So 35.2 gram, you know very well 35.2 to be multiplied and your answer in kilojoule will be, जो भी आपका आंसर आएगा वो आ गया आपका किलोजूल में। तो ये आ गया आपका कितना 314.8 किलोजूल, ठीक है ना। इतनी जो हीट है वो क्या हो जाएगी रिलीज, और वो होनी भी है यार। आप 44 आप देख रहे हो यहाँ पे कि 44 ग्राम को अगर आप बर्न करते हो तो निकलती है इतनी। अब जब 35.2 ग्राम को बर्न करोगे तो जाहिर सी बात है वो तो कम ही निकलेगी, तो अब आपका आंसर कम आया है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बड़ा सिंपल आप बता सकते हो। फाइनली हम आगे हैं एक लास्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारा 13। क्या कह रहा है, कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन है, देख लो। N2 + 3H2 will give you 2NH3 यानी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस। डेल्टा H की वैल्यू, ये ऊपर जो साइन आप देख रहे हो ना, ये ऊपर साइन, ये गलती नहीं है इनकी, ऐसा साइन, ठीक है ना, इसे सबस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, और ये साइन इंडिकेट करता है जो ये वैल्यू है आपकी वो STP पे है, यानी ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आर्मीन रिएक्शन, ये ऊपर का जो सबस्क्रिप्ट का साइन है ये सबस्क्रिप्ट, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड स्टेट को, ठीक है, आर रिएक्शन को, H एंथैल्पी को, डेल्टा चेंज को। तो चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये है आपकी इस रिएक्शन के लिए। तो बताओ व्हाट इज द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। कई बच्चे तो ये कहते हैं कि यार ये NH3 की फॉर्मेशन ही तो है और वो दे तो रखी है ये रही, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में फिर से यही बताओ। तो कई तो कहते हैं हाँ ये रही ऊपर है, ये दे रही, मतलब डेल्टा H गिवन भी है और डेल्टा H पूछ भी रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ये खास बनाता है मोस्ट इंपोर्टेंट। स्कूल में पूछा भी है, बच्चे कंफ्यूज, डेल्टा H दे भी रखी है और डेल्टा H पूछ भी रहे हैं। अब देखना है ऐसा क्या पूछना है, ये बात की खाल निकालना क्या है, ये मतलब चक्कर क्या है। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 6.13 एक्सरसाइज, क्वेश्चन में दे रखा है N2 + N2 गैस फेज प्लस ऑक्सीजन gas phase will give you for the production of ammonia 2NH3 हाइड्रोजन है भाई, ये हाइड्रोजन 2NH3 गैस फेज, और इसके लिए डेल्टा H उन्होंने दे रखी है, डेल्टा H पूरा लिख दूं तो मैं, तो कितनी दे रखी है -92.4, तो ये दे रखी है उन्होंने -92.4 किलो जूल पर मोल, और वो कह रहा है अब डेल्टा H निकाल लो, ये रही ऊपर है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो कह रहा है डेल्टा H निकाल के दिखाओ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और यहाँ क्या था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 अमोनिया, और वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया। तो क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ N2 3/2 H2 विल गिव यू, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, NH3 गैस है। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन पे स्पेशल ध्यान देना होता है। 11th क्लास कुछ नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर 1 मोल का खेल है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। तो यहाँ में क्या लिखना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल अमोनिया इज इक्वल टू कितना माना जाएगा आपका, 1 मोल ऑफ अमोनिया कितना माना जाएगा, ये पूरी जो वैल्यू है ये 2 मोल के लिए थी तो ये थी, 1 मोल के लिए होगी तो क्या होगी यार, जाहिर सी बात है इसका हाफ ही तो होगी, तो -92.4 डिवाइड बाई 2 एंड योर आंसर इज -46.2 किलो जूल पर मोल। तो ये था आपका एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, इनको ना भाई इन पे निशान लगाते रहो, मैं कह रहा हूँ लगातार पूरे एक आधा क्वेश्चन भी नहीं कटने देंगे इसका, शायद 7 मार्क्स का आएगा इस बार ये चैप्टर, आधा नंबर भी नहीं कटेगा सारे क्वेश्चन उसके। तो कोई डाउट हो तो पूछो, आगे क्लास होगी एंड। निखिल बताइए।
भैया यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो दिया हुआ है -92.4 किलो जूल पर मोल, तो पर मोल लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मोल NH3 के लिए है ना वो? हाँ, तो इस रिएक्शन के लिए इस पूरी रिएक्शन के लिए इतनी किलोजूल की एनर्जी पर मोल के हिसाब से निकाल रहा है। तो बताओ 1 मोल के लिए अगर वो बात की जाए तो कितनी निकालेगा वो। और एक और स्टेटमेंट है, मैं एक बार रीड करके आपको बता ये देता भी हूँ तो 1 ताकि मोल के लिए दी है। एक मिनट। Standard enthalpy of formation of compound is the change in enthalpy that takes place during the formation of 1 mole of substance in its standard state from constituent element in the standard। तो 1 मोल के लिए हम इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। इन्होंने ये कहा है कि अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में इस रिएक्शन को लेते हैं तो 2 मोल जो है अमोनिया वो प्रोड्यूस करता है इतनी एनर्जी। हालांकि इन्होंने पर मोल अगर नहीं लिखते तो ज्यादा अच्छा था। एक बार एक काम करना, इसको पर मोल के हिसाब से तो देखो 1 मोल की ही एनर्जी होगी। अरियंतनी, एबीसी और प्रदीप, उसमें देखेंगे एक बार और, फिर मैं आपको एक बार पूरा एनालाइज करके बताऊंगा इसका क्या मतलब है। किलोजूल होनी चाहिए, जस्ट किलोजूल होनी चाहिए, और यहाँ भी आंसर जो हमारा आएगा वो भी क्या होगा, किलोजूल में ही आना चाहिए। ठीक है ना, बाकी लॉजिक वही है, अभी भी सेम लॉजिक है, ये पर मोल हट जाएगा यहाँ से। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? यस नितेश पूछो। भैया आपने सर 5th चैप्टर में एक बार थर्मल एनर्जी के बारे में नहीं बताया शायद। कौन सी थर्मल, कौन से चैप्टर में? 5th चैप्टर में भैया थर्मल एनर्जी का टॉपिक देखा था मैंने। हाँ, वो जो भी मेरे पास है 5th चैप्टर का मेरे पास सेंड कर देना थर्मल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है ना। ओके ठीक है भैया, आपकी क्लास के लिए इतना ही था। अगली क्लास में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।